हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है ईडूस इंडिया में। और बच्चों आज हम टाइम सर्वर कोर्स के लिए आज पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक। काफ़ी छोटा सा चैप्टर है लेकिन काफ़ी इंपोर्टेंट है। रासायनिक अभिक्रियाएं गुणधर्म के बारे में यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त करते हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में। तो आइए यहाँ पर हम प्रारंभ करें हमारे नए चैप्टर को जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, तो हमने चैप्टर का नाम नोट किया, डी एंड, ठीक है, नोट किया हमने यहाँ पर एंड एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक बच्चों? एफ ब्लॉक। तो जैसा कि आप जानते हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं वो सामान्यतः धातु तत्व होते हैं। इनमें से काफी तत्व रेडियो एक्टिव भी हमें मिलते हैं। ठीक है, हिंदी में यदि हम देखेंगे तो हिंदी में डी को डी कहना है, एफ को एफ कहना है, ब्लॉक को ब्लॉक ही कहना है। ठीक है, ब्लॉक को हिंदी में हम खंड भी कह सकते हैं पर खंड कहना ज्यादा उचित नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर ब्लॉक कहेंगे। बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम अध्ययन करना चाहेंगे डी ब्लॉक के बारे में, और डी ब्लॉक के जो तत्व होंगे उनके गुणों का हम सामान्य अध्ययन करेंगे। और अध्ययन करने के बाद में हम यहाँ पर इसके मुख्य मुख्य यौगिक का अध्ययन करेंगे कि उसका निर्माण कैसे किया जाता है और उनके गुणधर्म किस प्रकार से हम प्रदर्शित कर पाते हैं। तो आइए बिना किसी समय को गवाएं हम यहाँ पर चालू करते हैं, डी ब्लॉक तत्व के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर नोट करेंगे सबसे पहले हम डी ब्लॉक तत्व या डी ब्लॉक के तत्व। बच्चों जैसे हम आवर्त सारणी चैप्टर में इसके बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं, तो डी ब्लॉक तत्व बच्चों ये आवर्त सारणी के अंदर कहाँ पाते हैं? मिडल पार्ट में होते हैं, मध्य में होते हैं। बाएं भाग में एस ब्लॉक होता है, उसके बाद में डी ब्लॉक होता है और दाएं भाग में पी ब्लॉक होता है। तो ये मध्य स्थान रखते हैं आवर्त सारणी के अंदर। और यदि हम इनके आवर्त की बात करें तो इनका जो आवर्त होता है वो 4, 5, 6, 7 होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ये कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, तो 4 से लेकर 7 तक हमें मिलेंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा था आवर्त सारणी वाले चैप्टर में कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको यहाँ पर हम मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में डिवाइड करते हैं। तो देखिए कौन कौन सी श्रेणी यहाँ पर हम इसको 4 श्रेणियों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है 3D श्रेणी। कौन से बच्चों? यहाँ पर 3D श्रेणी है। जब आप 3D श्रेणी की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर जो कक्षक भरने हैं वो भरने पहले 4s को, और अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चों कहाँ पर? 3D के अंदर। और यहाँ पर जो आने वाले तत्व हैं वो स्कैंडियम से 21 से लेकर कहाँ तक जाएंगे हम बच्चों? जिंक तक पहुंचेंगे। ठीक है, जिंक 30 तक यहाँ पर हम भरते हैं। तो यहाँ पर 10 तत्व हमें दिखाई देंगे। तो जो नेक्स्ट नंबर की बात करें, जो नेक्स्ट नंबर की श्रेणी है यहाँ पर वो होती है 4D श्रेणी। 4D श्रेणी होती है, और 4D श्रेणी के अंदर हमें यहाँ पर जो तत्व भरने होते हैं वो होते हैं बच्चों कौन से? कक्षक कौन से होते हैं? इन तत्वों के लिए हम कक्षक भरते हैं 5s एंड 4D हम भरते हैं। ये तत्व कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इट्रियम चालू होते हैं बच्चों। इट्रियम से लेकर बच्चों बात करें आगे 21 पे आप जोड़ दीजिएगा 18। 21 में जब हम 18 जोड़ते हैं तो हमें इट्रियम का नंबर मिल जाता है। तो हमने यहाँ पर 18 को प्लस किया तो ये मिला मुझे 39 से आगे हम चलते हैं। जिंक में आप जोड़ दीजिए बच्चों कितना? 18 जोड़ दीजिएगा। जिंक में जब 18 जोड़ते हैं तो ये पहुंचेगा अपने पास में कैडमियम 48 तक पहुंच जाएंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि ये इट्रियम से लेकर कैडमियम तक श्रेणी होती है। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं। नेक्स्ट नंबर की हम बात करें यहाँ पर तो अगली जो श्रेणी अपने पास में है वो 5D श्रेणी होती है। 5D श्रेणी के तत्वों में जो हम कक्षक भरते हैं वो होते हैं बच्चों कौन से? 6s और 5D कक्षक हमें यहाँ पर भरना होते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पर हम बात करें आगे की तरफ तो ये जो श्रेणी प्रारंभ होती है वो प्रारंभ होती है बच्चों लेंथेनम से, जिसका नंबर है 57, और फिनिश हो जाती है कहाँ पर? मरकरी पर फिनिश हो जाती है। हमने यहाँ पर इसको मरकरी पर फिनिश कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप 32 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 80 नंबर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट पर बात हैं बच्चों, यहाँ पर हम लास्ट श्रेणी की बात करेंगे तो जिसका नाम होता है 60 श्रेणी होती है। और इन तत्वों के लिए हम यहाँ पर भर सकते हैं या भरेंगे 7s और 60 कक्षक को भरेंगे। और ये श्रेणी प्रारंभ होती है एक्टिनियम 89 से, और ये फिनिश होती है तत्व संख्या जिसका क्रमांक है 112। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बच्चों यहाँ पर 4 श्रेणी में डी ब्लॉक तत्वों को पहले भी विभाजित किया था, हमने वही प्रदर्शन यहाँ पर किया है। और जब हम आगे बात करें तो जो डी ब्लॉक तत्व हैं उनका जो सामान्य विन्यास होता है वहाँ पर मुझे आंतरिक कोश में डीप कोश का ध्यान रखना होता है, और बाह्यतम कोश में हमें NS कक्षक का ध्यान रखना होता है। तो यदि हम इनका सामान्य विन्यास नोट करते हैं तो सामान्य विन्यास क्या बनेगा? नोट कर सकते हैं यहाँ पर हम सामान्य विन्यास की हम बात करें तो इन सभी तत्वों का सामान्य विन्यास विद अपवाद, है ना, हम अपवाद को भी शामिल करेंगे। n-1 डी की कैपेसिटी कितनी है? x से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन की है। नेक्स्ट बाह्यतम कक्ष में हम भरेंगे NS को,
इसकी कैपेसिटी 0 से लेकर यहाँ पे कितनी होगी बच्चों 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसका सामान्य विन्यास नोट किया। इसमें अपवाद वाले तत्व भी हमने शामिल कर दिए हैं, जहां पर अपवाद मिलेगा वो भी इस सामान्य विन्यास के अंदर आ जाएंगे। तो बच्चों ये वो अपने पास में सामान्य विन्यास। यदि हम डी ब्लॉक तत्वों की बात करें तो इसको हम सामान्य रूप से, या मेंडेलीव ने जो इसको नाम दिया था वो दिया था बच्चों कौन सा, संक्रमण तत्व ने कहा था। तो याद रखेंगे मेंडेलीव के अनुसार इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, संक्रमण तत्व कहते हैं। नोट किया हमने यहाँ पर डी ब्लॉक तत्वों का एक नाम और क्या है, तो होता है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व इनको हम कहते हैं। नेक्स्ट नंबर पर बात करें तो याद रखिएगा कि यहाँ पर डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व क्या बच्चों, संक्रमण तत्व है, लेकिन यहाँ पर 4 तत्व जिंक, कैडमियम, मरकरी और नंबर है 112, ये संक्रमण तत्व की श्रेणी में शामिल नहीं होते हैं। ये संक्रमण तत्व नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इनके कक्षक की यदि हम बात करें या इनके हम सामान्य अवस्था की बात करें तो इनका जो डी उपकोश है वो पूर्ण रूप से भरा होता है। यदि हम इनकी स्थायी ऑक्सीजन अवस्था की बात करेंगे तो उसमें भी यहाँ पर डी उपकोश क्या होगा बच्चों, भरा रहता है। और संक्रमण तत्व की परिभाषा हमसे ये बोलती है कि या तो उनकी तत्व की अवस्था में या फिर स्थायी ऑक्सीजन अवस्था में डी कक्षक यदि अपूर्ण है तो उनको हम संक्रमण तत्व कहेंगे, लेकिन इनमें ऐसा देखा नहीं गया है। इसलिए बच्चों ये मात्र डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इनके हम संक्रमण तत्व की श्रेणी में इनको हम नहीं रखेंगे। ओके, तो बच्चों ये तो हमने नोट किया। यदि हम इसके विन्यास के बारे में बात करें तो विन्यास हम पहले ऑलरेडी आवर्स आने वाले चैप्टर में नोट कर चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे। तो नोट किया हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करें, यहाँ पर इनका विन्यास लिखना काफी आसान होता है ना। आपको लगभग 21 से लेकर 30 प्रतिस्करण से लेकर जिंक तक के विन्यास आपको याद होने चाहिए। यदि आप आईआईटी फाइट करने जा रहे हैं तो आपको ये सारे तत्वों के विन्यास यहाँ पर याद होने चाहिए। ठीक है, तत्व के विन्यास हमने ऑलरेडी आवर्स आने वाले चैप्टर में पढ़ लिए हैं, एक बार उसको आप वापस वहां से देख लेंगे। फिर भी यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हम 3D श्रेणी के तत्व का विन्यास लिख पाएंगे आसानी से। देखिए यहाँ पर हमने नोट किया 3D श्रेणी के तत्वों का विन्यास। यहाँ पर स्कैंडियम में टाइटेनियम होता है, वैनेडियम होता है, क्रोमियम होता है, मोलिब्डेनम होता है, टंगस्टन होता है। ठीक है, अच्छा हम नीचे आ गए, यहाँ पर हमने आवर्त को छोड़ दिया। यहाँ पर मोलिब्डेनम नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चों, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज आएगा। मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, और यहाँ पर अपने पास कोबाल्ट का सी वाला लिखें, ओ छोटा लिखें, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है और ये जिंक है। तो ये हमने 3D श्रेणी के तत्वों की बात करी है। यदि हम इनका विन्यास लिखते हैं तो हमने आपको ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी बच्चों, यहाँ पर ट्रिक ये थी कि यहाँ पर जो क्रमांक नंबर है वो हमें बता देगा कि हमें विन्यास किस प्रकार से प्रदर्शित करना है। तो हमने यहाँ पर इनका परमाणु क्रमांक संख्या भी नोट कर दी है। 27 हो गया, ये हो गया अपने पास में 28, ये 29 नंबर पर है, ये 30 नंबर पर नोट किया हुआ है। याद रखेंगे बच्चों कि यहाँ पर हमें काफी सारे तत्वों के अंदर यहाँ पर अपवाद दिखाई देते हैं, उन अपवाद का भी मुझे यहाँ पर ध्यान रखना होगा। बाकी हमें हब्बो नियम के अनुसार कक्षक को भरना है। हम जानते हैं कि 3D श्रेणी में हम भरते हैं किसको बच्चों, हम भरते हैं 4s 3D को भरते हैं। हमें पहले भरना होगा किसको, 4s को भरना होगा, फिर भरेंगे बच्चों हम 3D को। क्रमांक दिया गया है 21, तो 21 का 2 आप यहाँ लिखेंगे, 21 का 1 आप यहाँ लिखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा विन्यास का। यहाँ पर ऐसे हमने कॉन्सेप्ट यूज किया, 4s 3D मुझे भरना है, क्रमांक का 2 यहाँ पर है, बचा हुआ 2 भी यहाँ पर है। ब्रेंडम की बात करें तो 4s 2 3D 3 हम लिख सकते हैं, 23 का 23 हमने नोट किया। यहाँ पर क्रोमियम अपवाद के रूप में हमें दिखाई देता है, अतः क्रोमियम का जो विन्यास देखते हैं ये बच्चों, ये विन्यास हब्बो नियम का अपवाद है, ये हब्बो नियम का अपवाद है। यहाँ पर S को हम पूरा ना भर के हम डी में इलेक्ट्रॉन भरने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है 4s 3D 5 होता है। तो जो मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज में कोई अपवाद हमें दिखाई नहीं देगा, ये होगा 4s 2 3D कितना होगा 5 होगा। यहाँ पर हम आयरन की बात करेंगे तो ये 4s 2 3D 6 होता है। यदि हम यहाँ पर कोबाल्ट की बात करें तो ये 4s 2 3D 7 हमें मिलेगा। और यहाँ पर निकल में हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें 4s 2 3D 8 हमें मिलता है। यहाँ पर देखते हैं कॉपर में अपवाद हमें मिलता है, हब्बो नियम का उल्लंघन करता है, और उल्लंघन करेगा तो ये 4s 1 3D 10 हमें विन्यास प्रदर्शित करता हुआ दिखाई देगा। और जिंक की बात करें तो जिंक में S और D पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो याद रखेंगे बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर 3D श्रेणी के विन्यास को नोट कर सकते हैं। बाकी तत्वों के लिए आपको एक बार आवर्स आने वाले चैप्टर को देखना होगा, जब हमने इसके बारे में पूरे डिटेल बता रखी है। बच्चों यहाँ पर हमें एक पॉइंट और याद रखना चाहिए कि यहाँ पर ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो यहाँ पर हब्बो नियम का उल्लंघन करते हैं,
ताकि हमें याद रहे कि भाई इनका तो हमें विशेष ध्यान रखना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ तत्व ऐसे मिले हैं जो हाबो नियम का उल्लंघन करते हुए हमें दिखाई देते हैं। कौन कौन से यहाँ पर, जब मैं अपवाद की बात करूं, ठीक है, अपवाद की हम बात करें तो यहाँ पर कुछ तत्वों में हमें अपवाद दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर हमें क्रोमियम में दिखाई दिया या फिर हमें कॉपर में दिखाई दिया। ऐसे और भी अपने पास में तत्व हैं जो हमने नोट किया, Nb, कॉपर, क्रोमियम, Rg, ठीक है, नेक्स्ट MO, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, और कौन सा होता है, पैलेडियम, गोल्ड, और सिल्वर, सॉरी गोल्ड आपने नोट किया, गोल्ड, और लिख सकते हैं यहाँ पर हम सिल्वर हो गया अपने पास में, कॉपर हमने नोट कर दिया, बाकी इसका हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। एक प्लेटिनम के अंदर में भी हमें अपवाद मिलेगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने ऐसे तत्वों को नोट किया है जहां पर हमें विन्यास में अपवाद दिखाई देगा। यदि इनको हम याद करने का टेक्निक नोट करें तो देखिए इसको हम याद कर सकते हैं। ये नियोबियम है तो यहाँ पर लिख सकते हैं नवाबी, ठीक है, मैं बोल रहा हूं आप लिखेंगे नवाबी क्यों करे Rg रगड़ा, ठीक है, नवाबी क्यों करे रगड़ा, ठीक है। मौत तक रुकावटें राह में पड़ेगी, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेगी, आगे और पता नहीं, आगे और पता नहीं, ये तत्व यहाँ पर हाबो नियम का उल्लंघन करते हैं। इन तत्वों के अंदर मुझे अपवाद दिखाई देगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर, तो इनका विशेष ध्यान रखेंगे। बच्चों यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे पैलेडियम के बारे में। जब पैलेडियम की बात करें तो पैलेडियम अपने पास में आवर्त संख्या 5 का तत्व है, और पैलेडियम का जो विन्यास हमें दिखाई देता है उसमें ध्यान रखेंगे पैलेडियम का विन्यास में हमें यहाँ पर 5s0 और 2 इलेक्ट्रॉन जो s के थे वो चले जाते हैं कहाँ पर बच्चों, 4d के अंदर चले जाते हैं, ये होता है 4d10। पैलेडियम में s कक्षक पूर्ण रूप से 0 दिखाई देता है मुझे, और यहाँ पर s के इलेक्ट्रॉन हम 4d में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये एक अच्छा खासा अपवाद है, तो उसका आप यहाँ पर विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये हुआ बच्चों इसके बारे में सामान्य जानकारी का हमने अध्ययन किया। यदि हम इनके गुणों के बारे में अध्ययन करें तो ये हमें यहाँ पर काफी सारे गुण इसके दिखाई देते हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। तो आइए देखते हैं डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुण की हम बात करेंगे। तो हमने नोट किया सामान्य गुणधर्म, गुणधर्म, ओके। और जो सामान्य गुणों के अंदर हम देखें सबसे पहले कि यहाँ पर हम त्रिज्या की बात करें, ठीक है, इनके परमाणु की त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या की हम बात करते हैं, तो इनके आयनिक त्रिज्या या परमाणु की जो सहसुरी त्रिज्या होती है उसमें हमें कोई खास अंतर यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, बहुत हल्का सा मामूली सा हमें अंतर दिखाई देता है। वो अंतर कैसे होता है, उसको हमें कैसे नोट करना है, आइए हम उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बच्चों बात करें कि हम सहसंयोजी त्रिज्या की बात कर रहे हैं, हम नोट किया पहले नंबर पर परमाणु व आयनिक त्रिज्या, ठीक है, पहला गुण लिखा हमने परमाणु व आयनिक त्रिज्या की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या में हम सबसे पहले देखना चाहते हैं सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या में यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि हमने बोला है कि यहाँ पर त्रिज्याओं के मान में कोई खास अंतर तो नहीं आता, उनकी त्रिज्याएं लगभग समान होती है, बहुत थोड़ा बहुत हमें अंतर दिखाई देता है, वो अंतर हम यहाँ पर प्रदर्शित कर देते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर अपने पास में तत्व है, यहाँ से हमने प्रारंभ किया स्कैंडियम में, टाइटेनियम में, बेरिलियम में, क्रोमियम में, मैग्नीशियम, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है और जिंक हमने नोट किया। तो जैसा कि हमने आवर्त सारणी वाले चैप्टर में पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक त्रिज्या का मान यहाँ पर हमें कम होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। फिर आयरन, कोबाल्ट, निकेल की जो सहसुरी त्रिज्या है वो हमें लगभग समान दिखाई देती है। उसके बाद में कॉपर और जिंक की त्रिज्या यहाँ पर बढ़ने लगती है। तो ये क्रम था आपके पास में बच्चों सहसुरी त्रिज्या का क्रम था। यदि हम यहाँ पर आयनिक त्रिज्या की बात करेंगे तो नंबर बी पे आते हैं आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या की बात करें यहाँ पर हम, तो देखिए आयनिक त्रिज्या की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो हमें वापस से डी ब्लॉक के 3D श्रेणी के तत्व नोट करने चाहिए। यहाँ पर स्कैंडियम,
टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। अभी हमने इनको तत्व की अवस्था में नोट किया है, मुझे अभी इनको आयन में परिवर्तित करना है, तो इसको हम आयन में परिवर्तित एक बार कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि सभी पर आवेश का मान कितना बच्चों, +2 है, +2 है, +2 है, +2, +2, +2, +2, +2 एंड +2 नोट किया हमने यहाँ पर। ये बन चुके हैं बच्चों क्या, यहाँ पर ये सब एक समान प्रकार के आयन बन चुके हैं। जब हम त्रिज्या की बात करेंगे तो हमें कोई खास अंतर इसमें दिखाई नहीं देता है। तो देखिए यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर अभी भी वही क्रम हमें मिलेगा जो बस त्रिज्या का था। तो यहाँ पर हमने निकिल तक इस प्रकार आयनिक त्रिज्या का क्रम कम करते गए। उसके बाद बच्चों निकिल से क्या होता है, निकिल से यहाँ पर त्रिज्या का मान फिर से बढ़ने लगता है, और ये क्रम यहाँ पर आयनिक त्रिज्या का हमने पढ़ा है, और ये हमने देखा था आवर्त सारणी चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे ध्यान देंगे जो हमारा निकिल है वो इधर से भी क्या बच्चों छोटा है, और इधर से भी क्या है बच्चों छोटा है। तो ये क्या हो गया, सबसे छोटा है, नहीं ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट आयन की श्रेणी में इसको हम डाल देते हैं कि 3D श्रेणी में निकिल +2 सबसे छोटा आयन हमें दिखाई देता है। तो बच्चों ये तो हमने बात करी परमाणु त्रिज्या यानी त्रिज्या की बात करी हमने। हम आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पर हम बच्चों बात करेंगे, हम घनत्व की बात कर सकते हैं कि घनत्व इसका किस प्रकार से परिवर्तित होता हुआ हमें दिखाई देता है। आगे चलते हैं, इसको नोट कीजिएगा। अब हम आते हैं घनत्व के बारे में। घनत्व का मीनिंग हुआ द्रव्यमान बटा आयतन। तो देखिए यहां पर जब हम इनकी तुलना बच्चों एस ब्लॉक के वर्ग संख्या 1 व 2 से करते हैं, तो एस ब्लॉक की तुलना में जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनका जो घनत्व है वो हमें थोड़ा सा यहाँ पर अधिक प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि एक तो डी के जो इलेक्ट्रॉन है उनका होता है बच्चों दुर्बल परीक्षण प्रभाव होता है। दुर्बल परीक्षण प्रभाव होगा तो क्या होगा, वहां पर जेड इफेक्ट वहां पर बढ़ने लगेगा। जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो त्रिज्याओं के मान कम होने लगते हैं, अतः घनत्व का मान वहां पर कम होने लगता है। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यहां पर हम बात करें घनत्व की। दूसरे नंबर की जो प्रॉपर्टी है गुणधर्म है वो आपके पास में घनत्व। तो जैसा कि हमने आपको बताया भी कि जब हम एस ब्लॉक से इसकी तुलना करें डी ब्लॉक की तो इनके जो घनत्व है थोड़े हमें अधिक मिलेंगे। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि एस ब्लॉक की तुलना में जो डी ब्लॉक का जो घनत्व है, डी ब्लॉक तत्वों के जो घनत्व हैं वो यहाँ पर थोड़े अधिक हमें मिलते हैं। कारण आपको मैंने बता दिया है कि यहाँ पर एक तो हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं बच्चों आंतरिक उपकोष डी के अंदर, और आंतरिक उपकोष डी में भरते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन का परीक्षण प्रभाव बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत कम होता है, अतः नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ जाता है जिससे आकार छोटा होने लगता है, अतः घनत्व का मान भी यहाँ पर कम होने लगता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पर बात करें तो ये तो अपने पास घनत्व की बात हमने करी। यहाँ पर यदि हम वर्ग में देखते हैं, जब हम वर्ग की बात करें जो 3D श्रेणी है या 4D श्रेणी है या 5D श्रेणी है, तो यहाँ पर 3D, 4D, 5D श्रेणी में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ पर बच्चों घनत्व का मान फिर से बढ़ने लगता है, क्योंकि नीचे आने पर हमें लेंथर्ड संकोचन दिखाई देता है जिसकी वजह से आकार फिर छोटा हो जाता है, और आकार छोटा होगा तो 5D श्रेणी के तत्वों का घनत्व क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हमें अधिक दिखाई देगा। तो ये अपने पास में घनत्व की बात। ओके, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ओस्मियम और इरिडियम दो तत्व ऐसे हैं जिनका घनत्व क्या होता है, यहाँ पर उच्च में मिलता है। तो ये डी ब्लॉक में उच्च घनत्व वाले तत्व यहाँ पर होते हैं। तो घनत्व में कुछ ज़्यादा ध्यान से पढ़ना नहीं है, बस ध्यान रखना है कि घनत्व इनका एस ब्लॉक की तुलना में ज़्यादा होता है और नीचे आने पर वर्ग में बढ़ता है। ठीक है, तो इतना हमने यहाँ पर इसके बारे में देखा। और यदि हम बच्चों बात करें नेक्स्ट नंबर पर, तो नंबर 2 के बाद में हम तीसरे नंबर पर आ सकते हैं। तो देखिए तीसरे नंबर पर हमने नोट किया, इनके हम आयनन विभव की बात करें, आयनन विभव की बात करें, विभव की बात कर रहे हैं, यानी आयनेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, आईपी की बात कर रहे हैं। तो देखा गया बच्चों कि इनके जो आईपी के मान है वो आवर्त के अंदर एक अनियमित रूपता प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये लगातार घटते भी नहीं है न लगातार ये बढ़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो क्या करना होगा हमें,
ये हमें इसका क्रम यहाँ पर याद रखना है तो हम बोल सकते हैं, पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि इनके IP के मान, किनके डी ब्लॉक तत्वों के IP के मान आवर्त में अनियमित होते हैं, आवर्त में अनियमित होते हैं। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव बच्चों नियमित होता है, इनका जो विन्यास है उसमें भी हमें अपवाद दिखाई देते हैं, तो कई कारणों की वजह से हमें यहाँ पर IP के जो मान होते हैं वह अनियमित दिखाई देते हैं। यहाँ पर यदि हम इनको ध्यान से देखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे अपने पास में यदि स्कैंडियम में, टाइटेनियम में, वैनेडियम में, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है, जिंक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सामान्यतः होता क्या बच्चों, आवर्त में यदि हम 22 सदाए जाते हैं तो वहाँ पर IE के मान वहाँ पर बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पर हमने IE के मान बढ़ा के लिख दिए हैं। जैसे कि हमने बोला है कि यहाँ पर थोड़ी अनियमितता दिखाई देगी, हमें देखना है कि अनियमितता हमें कहाँ पर दिखाई देती है। तो अनियमितता को याद रखने के लिए हम यहाँ पर काम करते हैं, ये जो डिफरेंस आया ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर दिया हमने, ये फोर्थ दिया, ये 5 नंबर नोट किया, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, 8 नंबर, ये 9 नंबर। तो अनियमितता बच्चों हमें कहाँ कहाँ दिखाई देती है, यहाँ पर आपको 2 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर पर अनियमितता हमें दिखाई देती है IP के मान में। तो इस चिन्ह को हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने इसको उल्टा कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर अनियमितता है। कौन से नंबर पर था, 2 पर था, 6 पर है और 7 पर है। तो यहाँ पर 7वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर हमें चिन्ह को उल्टा कर देना है, ताकि हम यहाँ पर IP के मान को आसानी से यहाँ पर ज्ञात कर सकें या ध्यान रख सकें। तो ये हुआ बच्चों अपने पास में इनके IP के मान। तो जो नेक्स्ट में आते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें, इनके गलनांक या क्वथनांक की हम बात करें, तो देखिए उसके बारे में हमें क्या पढ़ना होगा। तो हमने नोट किया नंबर 2, 3 के बाद में 4th नंबर पर आते हैं गलनांक व क्वथनांक। बच्चों इनके जो गलनांक क्वथनांक हैं वो निर्भर करते हैं कि इनके परमाणु के मध्य बंध कितने मजबूत बने हुए हैं और बंध में कितने इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं, वो भी कौन सा अयुग्मित। तो गलनांक व क्वथनांक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के ऊपर निर्भर करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमने नोट किया कि डी ब्लॉक के गलनांक व क्वथनांक इनके मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट बंध की सामर्थ्य एवं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अपने पास में यहाँ पर है स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है, जिंक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जब हम यहाँ से स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डी उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉन जो अयुग्मित है उनकी संख्या यहाँ पर बच्चों धीरे धीरे बढ़ने लगती है। स्कैंडियम में 3d1 है, टाइटेनियम में 3d2 है, वैनेडियम में 3d3 है, क्रोमियम बच्चों कितना हो जाता है 3d, ये 5 हमें दिखता है। साथ में फॉरेस्ट के अंदर भी हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। तो आपने देखा कि यहां से यहां तक जब हम जा रहे हैं तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लगी, और ये संख्या बढ़ेगी तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का जो क्रम हमें मिलता है वो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि यहाँ पर दाएं से बाएं जाने पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस क्रोमियम तक की हम बात करेंगे बच्चों। क्रोमियम के बाद हम आगे जाएं तो देखिए यहाँ से क्या होगा बच्चों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का युग्मन प्रारंभ हो जाता है। आयरन में युग्मन प्रारंभ हो चुका है, वहाँ पर हमें 3d6 दिखाई देगा। कोबाल्ट में हमें वहाँ पर दिखाई देगा बच्चों कितना 3d7।
अतः जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे अब वो युग्म में आने लगे हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित, उनकी संख्या आप धीरे धीरे कम होने लगी है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो संख्या है वो यहाँ पर धीरे धीरे कम होने लगी है। तो जो जिंक की हम बात करें तो जिंक में तो हमारे पास में एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं रहता है, अतः इसको अपने बाध्यम कक्ष के द्वारा मात्र सहसंयोजक बंध बनाने की आवश्यकता है। ये धात्विक बंध में ज्यादा भाग पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये बच्चों धात्विक बंध बना के ही अपना काम चलाता है। अतः हम बोल सकते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही है। अतः यहाँ पर अब मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट की संख्या यहाँ पर हमें कम होती हुई दिखाई देगी। तो हमने इस क्रम को फिर से जारी रखा कि यहाँ पर हमें क्रोमियम का अधिक दिखाई दिया, फिर यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर कम होने लगा है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इन तत्वों का। तो बच्चों हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो हमारा 3D सीरीज है इसमें मुझे सबसे उच्चतम यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो हमें दिखाई दे रहा है किसका, क्रोमियम का हमें दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया इसका अधिकतम, हो गया अधिकतम इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ पर बंध का सामर्थ्य भी अधिक है और यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हमें सबसे अधिक दिखाई दे रही है। बच्चों यदि हम जिंक की बात करें तो जिंक पे हमारे पास में एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित दिखाई नहीं दिया, अतः इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, न्यूनतम होगा। अतः इसका गलनांक व क्वथनांक हमें न्यूनतम दिखाई देते हैं। यदि हम अधिकतम न्यूनतम की बात करें, अन्य तत्वों से इनकी तुलना करें, तो देखिएगा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चों अधिकतम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। तो देखिए क्रोमियम का हमने देखा कि 3D श्रेणी के अंदर सबसे अधिक है। जब हम 4D में देखते हैं तो यहाँ पर बच्चों में मोलिब्डेनम का सबसे अधिक दिखाई देगा। 5D सीरीज में हम बात करेंगे तो यहाँ पर मुझे टंगस्टन का सबसे अधिक दिखाई देगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमने इनको वर्ग के रूप में भी जमा दिया है। यदि हम वर्ग के रूप में भी इनको व्यवस्थित करके देखना चाहते हैं तो देखिए ऊपर से नीचे आने पर जेड इफेक्ट यहाँ पर बढ़ने लगा, आकार का मान छोटा होने लगा। अतः आकार का मान छोटा होगा तो ये बंध प्रबल बनाने लगेंगे और बंध प्रबल बनाते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर मेल्टिंग पॉइंट वापस क्या होगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर नीचे आने पर जेड इफेक्ट यहाँ पर बढ़ता है संकुचनों के कारण, क्योंकि यहाँ पर लेंथ संकुचन हमें मिलता है, इसे जेड इफेक्ट बढ़ने लगा। संकुचन यदि बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिर से यहाँ पर बढ़ने लग जाएंगे। तो हमारे डी ब्लॉक में सबसे अधिक यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वाला तत्व है वो हमें दिखाई दिया बच्चों, कौन सा, टंगस्टन मुझे दिखाई देता है। यदि हम बच्चों न्यूनतम की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर न्यूनतम हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की, तो हमें यहाँ पर 3D श्रेणी के अंदर दिखाई देगा सबसे कम जिंक का। 4D श्रेणी में दिखाई देगा बच्चों कौन सा, हमें कैडमियम, और यहाँ पर दिखाई दिया हमें मरकरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जिंक, कैडमियम, मरकरी ये 3D श्रेणी के अंदर है, ये 4D श्रेणी के अंदर है, ये 5D श्रेणी के अंदर है। और आप ध्यान से देखिएगा मरकरी तो हमें बच्चों लिक्विड फॉर्म में दिखाई देता है, अतः इसमें धात्विक बंध बहुत दुर्बल होते हैं, अतः लिक्विड श्रेणी के अंदर हमें ये दिखाई देगा। ठीक है, ये लिक्विड श्रेणी के अंदर है कौन बच्चों, मरकरी। तो यहाँ पर इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट न्यूनतम से भी क्या बच्चों, न्यूनतम चला गया। अतः सबसे कम हमें जो डी ब्लॉक में दिखाई देगा कौन सा, मरकरी है। ये हमने नोट किया, ये न्यूनतम क्या रखेगा, ये बच्चों रखता है न्यूनतम क्या रखता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट रखता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट रखता है। तो ये हमने यहाँ पर गलनांक और क्वथनांक की भी बात कर ली है। बच्चों आगे गुणधर्म में हम प्रवेश करते हैं आगे, तो देखिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे, क्योंकि धातु है तो धातुओं से हम बना सकते हैं सेल, और सेल का हम निकालेंगे बच्चों क्या, मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम नोट करेंगे अगला पॉइंट। यहाँ पर अपने पास 4 नंबर आ चुका है, 5 नंबर पर आते हैं। 5वें गुणधर्म में मानक इलेक्ट्रोड विभव। ओके, मानक इलेक्ट्रोड विभव की हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम बात करें मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, तो हमारे पास में धातु है, और जो धातु होते हैं उन सब आसानी से सेल का निर्माण कर सकते हैं। यदि हम सेल का निर्माण करेंगे तो उसका हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव की आवश्यकता होगी। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम जब भी हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं, पड़ोसी की बात करते हैं, तो वो हमें ज्ञात होगा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के द्वारा। और यहाँ पर हम इसको ज्ञात करने के लिए जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो लेते हैं बच्चों हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड हमेशा क्या रखता है बच्चों, एक शून्य वहां पर ई नोट की वैल्यू रखता है। तो देखिए जलीय माध्यम में हमें इसको निकालना होता है। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो धातु होता है, धातु को पहले हम ऊर्ध्वपातन ऊर्जा देते हैं,
ऊर्ध्वपातन ऊर्जा से क्या होता है बच्चों, वो गैसीय अवस्था में आता है, और गैसीय अवस्था में आने के बाद उसको हम बच्चों आयन ऊर्जा देते हैं। वो आयन ऊर्जा से वो आयन में परिवर्तित हो जाएगा। वो आयन में परिवर्तित होने के बाद हम उसको जल में डाल देते हैं, जिससे वहां से निकलती है जल योजन ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि अब यहाँ पर हमें 3 प्रकार की ऊर्जा देखनी होती है। कौन कौन सी? ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, जो हम ठोस धातु को देते हैं जिससे वो गैसीय अवस्था में आता है। उसके बाद में हम बात करें, ये ऊर्जा हम देते हैं, अतः ये डेल्टा एच का मान क्या होगा? यहाँ पर धनात्मक होगा। जब वो गैसीय अवस्था में आ जाएगा तो हमें उसको वहां पर ऊर्जा देनी है, उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो वापस हम ऊर्जा यहाँ पर देते हैं। तो डेल्टा एच का मान क्या हुआ बच्चों? डेल्टा एच का मान कौन सा हुआ? आप यहाँ पर आयनन ऊर्जा की बात कर रहे हैं, आयनन ऊर्जा की बात कर रहे हैं। और आयनन ऊर्जा के बाद में जब उसको हम जल में डालते हैं तो वहां पर निकलती है कौन सी बच्चों? जल योजन ऊर्जा निकल जाती है। तो जल योजन ऊर्जा यहाँ पर निकलती है, इसलिए उसको मैंने माइनस चिन्ह लगा दिया एंथैल्पी के आगे। जल योजन ऊर्जा की बात करें तो 2 ऊर्जा हमें देनी पड़ती है, 30 ऊर्जा यहाँ पर निकलती है, और तीनों के मान को यदि हम नोट करें, तीनों के मान को यदि हम नोट करें तो वो हमें मिलता है बच्चों क्या? वो मिलेगा, उसका हमें मानक इलेक्ट्रॉन विभव मिल जाता है। ये प्रैक्टिकली हमने यहाँ पर उसको डिफाइन किया। या हम बोल सकते हैं कि जिस धातु के लिए ये मान होगा न्यूनतम, वो होता है क्या? बेस्ट अपचायक पदार्थ बनता है। तो यहाँ पर डी ब्लॉक के धातु हैं, उनके यदि हम बात करें बच्चों यहाँ पर मानक इलेक्ट्रॉन विभव की बात करें, और यदि आपको इलेक्ट्रॉन विभव दे रखा है तो आप उसकी मुख्य रूप से अपचयन विभव की बात करते हैं। तो इनके जो अपचयन विभव होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? हमें यहाँ पर काफी तत्वों के धातुओं के नेगेटिव भी मिलते हैं, अतः ये काफी अच्छे क्या होते हैं बच्चों? अपचयक माने जाते हैं। कुछ तत्व हैं जिनके हमें यहाँ पर ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव भी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर हम मानक इलेक्ट्रॉन विभव की गणना कर सकते हैं, और जिसका हमें न्यूनतम मिलेगा वो क्या होगा बच्चों? यहाँ पर बेस्ट अपचयक के रूप में हमें दिखाई देता है। यहाँ पर हम बात करें नेक्स्ट नंबर पर, यदि हम इनकी ई नोट की वैल्यू को हम देखते हैं बच्चों, तो ई नोट की वैल्यू को हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें m+2 से m बनने के लिए यदि हम ई नोट निकालते हैं, ठीक है, ये क्रिया करा के ये उत्पाद है, m+2 से क्या बन रहा है? धातु बन रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं। तो ये हुआ पास में कौन सा बच्चों? मानक अपचयन विभव। यदि मानक अपचयन विभव की बात करें तो हमारे पास जो 3D श्रेणी के तत्व हैं, उनके यदि मानक अपचयन विभव की बात करेंगे तो उनका हमें मिलता है क्या बच्चों? माइनस में मिलता है। स्कैंडियम है, टाइटेनियम है। स्कैंडियम टाइटेनियम की हम बात करें तो इनका हमें अनंत तक मिलता है। ठीक है, स्कैंडियम की बात नहीं करेंगे क्योंकि इसका अनंत तक हमें मिलेगा। टाइटेनियम की यदि मैं बात करूं तो उसका जो हमें कितना मिलता है? इसका मिलता है हमें यहाँ पर -1.63 मिलता है। वैलेडियम की बात करें तो उसका जो ई नोट की वैल्यू है, अपचयन विभव की वैल्यू है, वो मिलती है मुझे -1.18 मिल जाती है। यदि हम आगे की बात करें तो यहाँ पर जो क्रोमियम आएगा आपके पास में, क्रोमियम का अपचयन विभव माइनस में फिर से मुझे मिलेगा, और उसका जो मान होगा बच्चों कितना हो जाएगा आपके पास में? ये हो जाएगा 1.18 हमें, सॉरी 1.18 तो हमें वैलेडियम का मिला, उसका जो मान होगा वो कितना होगा? 0.90 हमें मिलता है। क्रोमियम के बाद बच्चों मैग्नीज की बात करें तो हमने नोट किया मैग्नीज का मानक अपचयन जो विभव का मान है वो हमें मिलता कितना है यहाँ पर? वो मिलता है हमें यहाँ पर 0.18। ओके, 0.18 हमें इसकी वैल्यू प्राप्त होगी। देखिए सबके मान हमें यहाँ पर माइनस में प्राप्त हो रहे हैं, अतः ये सारे अपचयक होते हैं। ये अम्ल से आसानी से H+ आयन को इलेक्ट्रॉन देकर वहाँ पर H2 का निर्माण कर सकते हैं। हमने मैग्नीज के नोट किया। मैग्नीज के बाद हम आते हैं कौन सा आएगा भाई? यहाँ पर हम बात करें आयरन की, तो आयरन का कितना होता है? आयरन का जो अपचयन वो यहाँ पर देखा गया बच्चों, वो हमें मिलेगा माइनस कितना होता है? ये 0.44 हमें मिला। कितना मिला बच्चों? -0.44 हमें मिलेगा। जब आगे की बात करें कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट का हमें मिलता है -0.28, है ना। हमें याद नहीं रखना है, हमें ध्यान रखना है कि अधिकांश जो वैल्यू आ रही है वो माइनस की आ रही है, और माइनस की वैल्यू आती है अपचयन विभव की, तो वो एक अच्छे अपचयक माने जाते हैं। कोबाल्ट के बच्चों बात आगे हम बात करें निकल की, तो निकल देखिए, निकल का मुझे जहां तक याद आ रहा है वो होता है -0.25 होता है। निकल तक मैंने आपको बताया कि ये माइनस में जा रहा है। ठीक है, 3D श्रेणी में माइनस में जा रहा है। निकल के बाद में बच्चों यहाँ पर हमें मिलेगा कौन? कॉपर। कॉपर की मैं बात करूंगा, कॉपर की के लिए ही मैं इतना यहाँ पर वैल्यू को नोट कर रहा हूँ। कॉपर का जो अपचयन विभव का मान होता है वो होता है बच्चों +0.34 हमें मिलता है। कितना मिलता है? 0.34 हमें यहाँ पर मिलेगा। और जिंक की हम बात करेंगे लास्ट में, तो ये वापस माइनस में जाता है, माइनस वापस में आएगा। माइनस में ये होता है बच्चों कितना? ये होता है 0.76 हमें मिलेगा। तो देखिए
3D श्रेणी के अंदर मात्र कॉपर ही हमारे पास में एक ऐसा तत्व है जिसके मानक अपचिन विभव का मान या मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान हमें धनात्मक प्राप्त होता है। अतः हम बोल सकते हैं कि यह अच्छा अपचयक नहीं होता है, ये अपचयन नहीं कर सकता है H+ आयन का, जिसे मैं अभिक्रिया को नोट करता हूं कि यहाँ पर जब हमने नोट किया कॉपर को और उसके अंदर हमने डाल दिया किसको बच्चों, H ध्रुव डाला, तो यहाँ पर जो H+ आयन है उसको हमारा जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। इसमें इतनी पावर नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि H+ को ये अपचयित कर सके। तो यहाँ पर क्या बनता है, यदि हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ बनता है बच्चों कॉपर का नाइट्रेट बनता है, यहाँ बनता है NO2 बनता है, साथ ही यहाँ पर H2 भी बनता है। लेकिन जिनके अपचयन विभव के मान यहाँ पर नेगेटिव होंगे वो आसानी से अम्ल के H+ आयन को अपचयित कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, हमने नोट किया जिंक के बारे में, जिंक की अभिक्रिया हम करा रहे हैं H2SO4 के साथ में, तो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन से अपचित करेगा किसको, H+ आयन को। यहाँ बनेगा क्या, जिंक सल्फेट बनेगा प्लस H2 बन जाएगा। अतः यहाँ पर जिंक अच्छा अपचयक है, जबकि कॉपर यहाँ पर अच्छा अपचयक साबित नहीं हो रहा है। तो जिनके मान हमें मिलते हैं, ई नोट के मान हमें मिलेंगे कैसे, पॉजिटिव, वो अच्छा अपचयक नहीं माने जाते हैं। जिनके ई नोट के मान मुझे मिलते हैं नेगेटिव, वो अच्छा अपचयक यहाँ पर माने जाते हैं। तो बच्चों हमने ये देखा यहाँ पर इनके ई नोट की वैल्यू को हमने यहाँ पर देखा है। नेक्स्ट में बात है, यदि हम इसके गुणों की बात करें तो अगला हम देखते हैं यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। अब हम डी ब्लॉक के तत्वों के कलर देखेंगे, उसके यौगिकों के कलर भी देखेंगे। तो बच्चों डी ब्लॉक के तत्व या उनके आयन या उनसे बनने वाले यौगिक सामान्यतया बात कर रहे हैं, 100% बात नहीं कर रहे हैं। सामान्यतया क्या होता है बच्चों, नॉर्मली वो रंगीन मुझे दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो डी ब्लॉक के यौगिक के तत्व हैं वो हमें सामान्यतया रंगीन प्रवृत्ति के दिखाई देते हैं। क्यों, देखते हैं क्यों, इसके लिए हम तलाश करते हैं। तो हमने अगला जो प्रॉपर्टी नोट करी बच्चों, शायद 5वें 6वें नंबर की होगी, जो भी नंबर था। अगला नोट करते हैं डी ब्लॉक तत्वों के रंग। डी ब्लॉक यौगिकों के रंग। पहले हम आपको बता दें और आप भी अपनी कॉपी में नोट कर लें कि डी ब्लॉक के यौगिक सामान्यतया रंगीन प्रवृत्ति के होते हैं। तो हमने नोट किया सामान्यतया ये रंगीन प्रवृत्ति के होते हैं। ओके, तो ये रंगीन हमें दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ बच्चों, इसके दो कारण यहां पर बताए जाते हैं। एक होता है बच्चों डीडी संक्रमण, एक होता है आवेश का स्थानांतरण। ठीक है, इसके दो कारण हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने नोट किया इसके दो कारण हैं, इसके दो कारण होते हैं। नंबर 1 पर आते हैं, इसको बोलते हैं हम डीडी संक्रमण। डीडी संक्रमण, डीडी संक्रमण में बच्चों आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो डी ब्लॉक तत्वों का यौगिक है या कोई आयन है, यदि उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो वो डी कक्षक में संक्रमण करेगा और वो रंगीन ऊर्जाओं का निष्कर्षण वहां पर करता है। तो हमें मुख्य बात का ध्यान रखना यहाँ पर कि यदि हमारे पास जो यौगिक है डी ब्लॉक का, उसके आयन के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन हमें अयुग्मित दिखाई दिया तो वो हमेशा क्या होगा बच्चों, रंगीन प्रवृत्ति का होगा। तो हमें याद रखना होगा यहाँ पर पॉइंट 1, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन डी से डी कक्षक में संक्रमण करते हैं, संक्रमण करते हैं।
ठीक है। और ऊर्जा का निष्कर्षण करते हैं और विशेष रंग की ऊर्जा, विशेष कलर लिख दिया भाई हमने, और विशेष रंग की ऊर्जा का निष्कर्षण करते हैं। ठीक है। और रंग के बारे में बच्चों हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने यहाँ पास कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड था उसके अंदर हमने रंग के बारे में पढ़ा था, वहां भी ये डी हमने संक्रमण पढ़ा था। तो यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है कि यदि हमारे यौगिक में डी ब्लॉक का कोई आयन है, तत्व है, और उसके यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां पर युग्मित हमें दिखाई दे रहा है तो वो डी से डी में संक्रमण करेगा और वो रंग के लिए उत्तरदायी होगा ये संक्रमण। ठीक है। तो जैसे एक पॉइंट हमने नोट किया इसके बारे में। दूसरे पॉइंट पे ध्यान देंगे, दूसरे पॉइंट में हम ध्यान देंगे यदि तत्व के विन्यास में D0 है या D10 है तो कैसे होते हैं बच्चों, वो रंगहीन हमें दिखाई देते हैं, हमें रंगहीन दिखाई देते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, यदि आपके पास जो डी कक्षक है जहां पर आपने यौगिक देखा उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं है, तो उसको संक्रमण वहां पर नहीं होगा। या वो डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है अवस्था अवस्था में, तब भी वहां पर डी से डी में संक्रमण नहीं होगा, और संक्रमण नहीं हुआ तो वहां पर वो जो आयन है या यौगिक है वो हमें हमेशा रंगीन प्रवृत्ति का दिखाई देगा। जैसे एग्जाम्पल की हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर यदि मैं एग्जाम्पल देखूं तो यहाँ पर अपने पास में आ सकता है, जिससे जब हमने लिया जिंक +2 आयन वाला, जिंक +2 आयन में हमें दिखाई दिया 3D10 विन्यास, अतः डी पूर्ण रूप से भरा हुआ है, अतः ये हुआ बच्चों के साथ रंगहीन हमें दिखाई देगा, हमें रंगहीन दिखाई देगा, क्योंकि जगह नहीं है, डी पूर्ण रूप से भरा हुआ है, संक्रमण कैसे करेगा, राइट। हाँ, यदि इसके मैं अपोजिट में बात करूं, यदि मेरे पास में क्रोमियम है +3 अवस्था में, तो देखिए क्रोमियम +3 अवस्था वाला कोई यौगिक हमें दिखाई दिया तो ये होगा 3D4 और 4S0। ओके, एक वहां से गया, एक यहाँ से गया, 3 कर दीजिएगा, इसको 3 हो जाएगा अपने पास में। तो ये हुआ बच्चों क्रोमियम +3 में 3D3। इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ पर 3D3, यहाँ पर 3D3 है, यानी यहाँ पर डी कक्षक के अंदर हमें 3 इलेक्ट्रॉन युग्मित दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, और 3 इलेक्ट्रॉन युग्मित थे, अतः क्रोमियम +3 से बनने वाला यौगिक कैसा होगा, रंगीन हमें दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है वो डी से डी में संक्रमण कर सकते हैं, अतः ये रंगीन होगा। और यदि जहाँ तक हमें पता है कि क्रोमियम +3 वाले यौगिक क्या होते हैं बच्चों, हरे रंग के होते हैं, ग्रीन रंग के ये हमें दिखाई देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें पता लगा कि डी संक्रमण से यहाँ पर रंग आ सकता है। दूसरी बात हम करें कि इसका कारण एक और बताया गया है, आवेश का स्थानांतरण। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का जो कारण होगा बी नंबर का, वो लिखेंगे हम यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर या आवेश स्थानांतरण। देखिए, आवेश स्थानांतरण का मीनिंग हुआ कि अब जो आवेश है उसको मुझे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना है। मुख्य रूप से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे फिरेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के घूमने फिरने से ही बच्चों वहाँ पर हमें रंग दिखाई देता है। जैसे हम एक एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर डी ब्लॉक का एक हमने यौगिक नोट किया, इसका नाम है KMnO4। जिसकी हम बात करें तो हमें दिखाई देता है बच्चों कलर में बैंगनी रंग का है। ओके, कौन सा है, बैंगनी रंग का है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर अपने पास में है K2Cr2O7, ये लाल रंग का होता है कंपाउंड यौगिक K2 और K2Cr O4 पोटेशियम क्रोमेट, ये होता है, सॉरी ये लाल रंग का नहीं है, ये तो था नारंगी रंग का, है ना, नारंगी रंग का है। ये होता है बच्चों कौन सा, येलो रंग का, मतलब पीले रंग का है। और यदि हम लाल रंग की बात कर रहे थे तो लाल रंग का होता है CrO2Cl2, ये होता है बच्चों लाल रंग का। तो जितने भी मैंने यहाँ पर कंपाउंड नोट किए हैं उन सब के अंदर रंग है वो रंगीन है, लेकिन उनका जो कारण है वो होता है बच्चों क्या, आवेश का स्थानांतरण। कैसा होता है आइए देखें। यहाँ पर हम मान लेते हैं, हम इनमें से कोई भी यौगिक लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया हमारा KMnO4। KMnO4 में 2 आयन है, एक धनायन पोटेशियम आयन में और
पर मैग्नेट आयन MnO4 माइनस आयन हमें दिखाई दे रहा है। ओके, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर यदि हम बात करें आगे तो हमें पता लगेगा कि K+ आयन में एक भी इलेक्ट्रॉन एकवित नहीं है, सभी यहाँ पर युग्मित अवस्था में है, अतः K+ से कोई रंग यहाँ पर नहीं आता है, जबकि KMnO4 का रंग क्या है, बैंगनी रंग है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो मैग्नीज है इसकी ऑक्सीजन अवस्था हमें दिखाई दी है +7 पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 3D 0 है, 4s भी 0 है, ठीक है, दोनों यहाँ पर हमें 0 दिखाई दे रहे हैं, फिर भी हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो यौगिक है वो बैंगनी रंग का हमें दिखाई देगा। ऐसा क्यों भाई, यहाँ पर 3D और 4s 0 है, लेकिन यहाँ पर प्लस आवेश काफी ज्यादा है, प्लस आवेश का मान काफी ज्यादा होगा, तो हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो जेड इफेक्ट है उसकी वैल्यू यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें आकर्षण की क्षमता बढ़ गई है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आसानी से खींच सकता है। बच्चों इसके साथ अपने जोड़ रखें क्या, 4 ऑक्साइड आयन हमने जोड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हमने ऐड किया है किसको, ऑक्साइड आयन को हमने ऐड किया हुआ है, वो भी कितने हैं, 4 हमें दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए ऑक्साइड आयनों के पास में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है क्योंकि इस पर -2 है, यहाँ पर जेड इफेक्ट हाई रखने वाला हमारे पास आयन मैग्नीज, तो क्या करेगा बच्चों, मैग्नीज यहाँ पर जो -2 आवेश है उसको अपनी तरफ यहाँ पर स्थानांतरित करने लगता है, अपनी तरफ यहाँ पर खींचने लगता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्साइड से वो आने लगते हैं किधर की तरफ, वो आने लगते हैं मैग्नीज प्लस की तरफ आने लगते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, और यदि वो जाएंगे तो ऊर्जा का निष्कासन करेंगे, ऊर्जा का निष्कासन करेंगे तो वो ऊर्जा हमारी आंखों में पहुंचेगी, तो यौगिक जो होगा बच्चों में वो रंगीन प्रवृत्ति का दिखाई देने लगेगा। अतः आपने देखा कि मैग्नीज +7 के पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी वो पास वाले ऋणायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और खींचकर आवेश का स्थानांतरण करेगा। मुख्य रूप से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का ही हम स्थानांतरण करते हैं, धनात्मक आवेश का कोई हमें स्थानांतरण नहीं करना है, और इलेक्ट्रॉन के घूमने फिरने से ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा निकलने से वो हमें रंगीन दिखाई देते हैं। तो इन सब का जो कारण हमने देखा वो क्या था बच्चों, आवेश का स्थानांतरण हमें दिखाई देगा। तो ये हुई बच्चों अपने डी ब्लॉक के तत्वों की नेक्स्ट गुणधर्म के बाद हम आगे की तरफ बढ़े तो हमें एक अगला और महत्वपूर्ण गुण यहाँ पर याद आया, इसको हमें नोट करना है, संकुल बनाने की प्रवृत्ति। तो देखिए संकुल बनाने की प्रवृत्ति, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं या परमाणु हैं या आयन हैं वो काफी आसानी से काफी संख्या में संकुल यौगिक बना पाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम नोट किया डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व आसानी से अनेक संकुलों का निर्माण करते हैं। अब जिन बच्चों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नहीं पढ़ा है, उपसंयोजक यौगिक जो चैप्टर था हमारा 12th का उसको नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि संकुल यौगिक होते क्या है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमारे पास में होता है धातु आयन, इस पर आवेश का मान हो सकता है +x, +2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने हो सकता है बच्चों, ये +x है, और बच्चों ये +x का जो जेड इफेक्ट है ये हाई है, तो क्या करेगा बच्चों, ये अपने आसपास यदि कोई ऐसी स्पीशीज है, ऐसी कोई प्रजाति है जिसके पास लोन पेयर हो, चाहे उस पर आवेश 0 हो सकता है या उस पर आवेश हो सकता है पॉजिटिव, हो सकता है उस पर नेगेटिव होगा, क्या होना चाहिए उसमें, मुख्य रूप से लोन पेयर होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, कोई काम के नहीं है अभी तो, अतः यहाँ पर Mn+x ने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है, और क्या बना दिया, यहाँ पर दोनों के मध्य बन चुका है एक नया बंध, इसका नाम है उपसहसंयोजक बंध। ऐसे कितने लिगेंड हो सकते हैं बच्चों, ऐसे लिगेंड हो सकते हैं x नंबर में या n नंबर में, नोट किया ये नंबर में हो सकते हैं, ये हो सकते हैं 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कितने हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होंगे, n नंबर के जो लिगेंड्स होंगे, लिगेंड्स किसे कहते हैं, जो लोन पे दे सकते हैं धातु आयन को, उसे बच्चों लिगेंड्स कहते हैं, ठीक है। तो लिगेंड्स जब यहाँ पर n संख्या में धातु आयन से इस प्रकार से बंधित होंगे तो बनने वाले यौगिक को हम बोलते हैं संकुल यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पर बना क्या है, संकुल यौगिक बन चुका है, ठीक है। उसको हम यहाँ पर एक नया नाम और देते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। तो जैसा कि हमने नोट किया कि डी ब्लॉक के तत्व आसानी से बच्चों संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं,
प्रश्न आता है फिर सामान्य वाक्य में, सर क्यों करते हैं भाई? तो देखिए इसका कारण क्या है, तो हमने इसका नोट किया, रीजन कारण। इसके बाद जो तीन मुख्य कारण देखे गए हैं कि जिनके वजह से डी ब्लॉक तत्व संकुल का निर्माण करते हैं। नंबर 1 कारण की हम बात करें तो देखिए यहां पर नंबर 1 पर पता लगा कि यहां पर डी ब्लॉक तत्वों का आकार कैसा होता है बच्चों? यहां पर वो होता है छोटा। इनका आकार छोटा होगा तो ये आसानी से पास वाले लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। नंबर 2 की हम बात करें, दूसरे जो मुख्य कारण देखा गया कि डी ब्लॉक तत्वों के आकार के साथ साथ क्या बच्चों यहाँ पर जो जेड इफेक्ट है, नाभिक आकर्षण बल, उसका मान क्या होता है? यहाँ पर बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये धातु हैं, धातु आयन बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं, और धन आयनों का हमेशा जेड इफेक्ट क्या होता है बच्चों? हमें यहाँ पर हमेशा अधिक दिखाई देता है, जैसे इसका अधिक था। और बच्चों मुख्य रूप से तीसरा जो कारण देखा गया है वो क्या है? तीसरा कारण इसका देखा गया है कि भाई आप यहाँ पर लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपनी तरफ तो उसको रखेंगे कहाँ पर? तो धातु आयन के पास में, जो डी ब्लॉक के धातु आयन है उनके पास में बहुत सारे रिक्त डिकक्षक होते हैं जिनके अंदर वो इन लिगेंड्स को रख सकता है। रिक्त कक्षक वो डी भी हो सकता है, और बाध्यम कक्ष का एस भी हो सकता है, बाध्यम कक्ष का पी भी हो सकता है, बाध्यम कक्ष का डी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनके पास, डी ब्लॉक तत्वों के पास इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए रिक्त कक्षक होते हैं, रिक्त कक्षक होते हैं। तो ये बच्चों 3 कारण देखे गए जिनकी वजह से हमारे जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। काफी सारे संकुल यौगिक है, इसका तो पूरा एक चैप्टर हमने तैयार कर रखा है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक दो एग्जांपल की बात करें तो जैसे अपने पास में एग्जांपल में FeCN6 ओके, यहाँ पर नोट कर सकते हैं हम NiCO4, और भी नोट कर सकते हैं हम बच्चों कॉपर है NH3 2+, ये सब संकुल के हमने एग्जाम्पल नोट किए हैं। और संकुल बच्चों यहाँ पर हमेशा एक समन्वय संख्या रखेगा और एक पर्टिकुलर ज्यामिति रखता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 6 लिगेंड्स यहाँ पर है, उसकी संरचना मिलती है हमें अष्टफल की मिलती है, इसके हमें चतुष्फल की मिलती है, इसके बच्चों यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर संरचना हमें मिलती रहेगी। तो कह सकते हैं कि संकुल एक ज्यामिति में हमेशा व्यवस्थित रहेगा। संकुल में लिगेंड्स और धातु आयन होते हैं, और संकुल को हम पानी के अंदर आसानी से तोड़ नहीं पाते हैं, ये अपने आयनों में विघटित कभी नहीं होता है। बाकी जानकारी के लिए बच्चों हम पढ़ेंगे 12th का चैप्टर कौन सा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो हमने पढ़ा दिया है उसको एक बार आप देखें, पूरे चैप्टर इसी के ऊपर आधारित है। तो ये हुआ बच्चों संकुल बनाने के लिए मुख्य कारण हमने यहाँ पर नोट किए। अगले गुणों की हम बात करें तो अगले गुण पे आते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं बच्चों उसके चुंबकीय व्यवहार की हम बात करेंगे, चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करेंगे। तो बच्चों चुंबकीय प्रवृत्ति की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमें डी ब्लॉक की यौगिक या आयन अधिकांशतः हमें दिखाई देते हैं कैसे? अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के दिखाई देते हैं, अतः इनका हमें चुंबकीय आघूर्ण का मान प्राप्त होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि चुंबकीय आघूर्ण का मान यदि हमें प्राप्त हो रहा है, इसका मीनिंग हुआ कि वहां पर यौगिक में या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित उपस्थित होंगे तो वहां पर चुंबकीय आघूर्ण का मान हमें हमेशा मिलेगा, और उनकी प्रवृत्ति हमेशा मिलेगी कौन से बच्चों में? अनुचुंबकीय प्रवृत्ति। तो इसको हम 2 शब्द में लिखना चाहेंगे, एक दो एग्जाम्पल के साथ में। तो हमने यहां पर नोट किया कि यहां पर चुंबकीय गुण हम देखने जा रहे हैं। हमने लिखा यहां पर अगली प्रॉपर्टी है चुंबकीय नेचर या प्रवृत्ति। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक लाइन इसके लिए कि डी ब्लॉक आयन व यौगिक डी ब्लॉक आयन व यौगिक सामान्यतया रंगीन दिखाई देते हैं। सॉरी रंगीन नहीं,
कैसे दिखाते हैं? डी ब्लॉक के आयन यौगिक, हम बात करें चुंबकीय प्रवृत्ति की तो सामान्यतया अणु चुंबकीय प्रवृत्ति के दिखाई देते हैं। ओके, तो ये हमें दिखाई देंगे बच्चों किस प्रकार के अणुचुंबकीय प्रवृत्ति के हमें दिखाई देंगे, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इनमें उपस्थित होते हैं, ओके। तो बच्चों यहाँ पर हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हुए दिखाई देंगे, इसलिए अणुचुंबकीय प्रवृत्ति के होंगे। और अब यदि हम चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालें, चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालें तो हम निकाल सकते हैं, इसका सूत्र हुआ चुंबकीय आघूर्ण को हम बोलते हैं म्यू, और यहाँ पर हुआ √n+2 और इसकी यूनिट होती है वॉट मेगाटन। तो बच्चों n क्या पर n होता है कि किसी भी चुंबकीय जो हमने प्रवृत्ति निकाली है या कोई भी यौगिक आपके पास में डी ब्लॉक का या आयन है, तो वहां पर उस डी ब्लॉक तत्व के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है वो आप यहाँ पर n का मान लिखेंगे और उसका चुंबकीय आघूर्ण निकाल लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर यदि हमारे पास में क्रोमियम है, क्रोमियम+3 वाला कोई यौगिक है, तो यहाँ पर बताइए कितने इलेक्ट्रॉन हमें अयुग्मित दिखाई देंगे। तो यहाँ पर 3 4s0 का विन्यास होगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है n वो कितने 3 होंगे, और यदि हम यहाँ पर म्यू का मान निकालें तो मुझे मिलेगा कितना 3.8 bm मुझे मिल जाएगा लगभग। और इस प्रकार की जो यौगिक होंगे वो होंगे बच्चों कैसे अणुचुंबकीय। ओके, तो ध्यान देंगे बच्चों, एक हम यहाँ पर एक मेथड आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जितने होंगे अयुग्मित उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान में आगे का अंक उतना ही हमें दिखाई देगा। यदि 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो 3 वहां पर हमें पॉइंट यहाँ पर दिखाई देंगे। 3 के बाद 0.8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन होंगे अयुग्मित, जैसे यहाँ पर 3 है तो म्यू का मान यदि आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 3.8 समथिंग कुछ हमें मिल जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और हम ले सकते हैं, ये हमारे पास में यहाँ पर है, हमने लिया आयरन, क्या ले सकते हैं प्लस कितना है भाई 3 लिया हमने यहाँ पर। जब हम आयरन +3 वाला यौगिक लेते हैं तो इसका विन्यास होगा, ये होता है 3d6 4s2, 2 चले गए s से, 1 चला गया d से, तो हमें यहाँ पर दिखाई दिए कितने, हमें दिखाई दिए, चलो 2 कर देते हैं इसको, है ना। तो ये हो गया आपके पास 3d6। देखिए 3d6 में जो इलेक्ट्रॉन होंगे अयुग्मित वो 6 नहीं होंगे, वो कितने होंगे बच्चों, यहाँ पर 4 ही होंगे। कैसे, आपको ध्यान होगा कि यदि हम 3d6 का कक्षक चित्र बना के देखें तो हमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म में दिखाई देंगे, इस प्रकार से हमें युग्म में दिखाई दिए तो 4 इलेक्ट्रॉन हमें अयुग्मित दिखाई देते हैं, है ना। तो इसको बना के देख लें, ऐसा ना कि जल्दबाजी में आप उसको 3d6 करके आ जाए कि 6 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर n बराबर कितना आया 4, और जैसा कि मैं आपको बोला था अभी कि म्यू का मान कितना आएगा 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, बताइए 4 पॉइंट समथिंग कितना आता है 4.9 bm लगभग मुझे मिल जाएगा। तो यदि मैं इसको सोल्व करूंगा तो लगभग मेरे पास आंसर कितना आएगा 4.9 bm आ जाएगा। और इस प्रकार के जो यौगिक होंगे वो भी क्या होंगे बच्चों, वो भी होंगे अणुचुंबकीय प्रवृत्ति के होंगे। तो हमने नोट किया अणुचुंबकीय प्रवृत्ति के हमें यौगिक दिखाई देंगे। एक हम कंपाउंड और लिख देते हैं, जैसे मान के चलिए आपके पास एक ऐसा आयन है जिसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित एक भी नहीं है, 3d 0 हुआ, 4s 0 हुआ, यहाँ पे n बराबर कितना है 0 दिखाई दिया, म्यू का मान भी कितना आएगा, चुंबकीय आघूर्ण का मान भी कितना आएगा बच्चों 0 आएगा, मान रखे देखेंगे तो 0 मिलेगा। और यदि एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है तो इस प्रकार के यौगिक क्या होते हैं, वो होते हैं बच्चों प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति के होंगे। तो यह पर हम ये बता सकते हैं प्रतिचुंबकीय, ठीक है, प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति का हमें दिखाई देगा। तो यदि किसी आयन में आपको एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित दिखाई नहीं दे तो आप ध्यान रखेंगे कि इसकी जो प्रवृत्ति है वो आपको प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति यहाँ पर बतानी होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने चुंबकीय प्रवृत्ति का बात करी। एक छोटी सी हम बात और करना चाहेंगे आपसे। यदि बच्चों हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये एक अलग से गुणधर्म हम नोट कर रहे हैं, अंतरकाशी यौगिकों का निर्माण की बात कर रहे हैं। भाई अंतरकाशी यौगिक ये भी एक गुण होता है डी ब्लॉक तत्वों का,
इसको बोलते हैं बच्चों इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। तो देखिए अंतरकाशीय यौगिक का मीनिंग क्या हुआ कि यदि हम इनकी बात करें तो अंतरकाशीय यौगिक बनाने की क्षमता है वो डी ब्लॉक तत्व में होती है, या आसानी से डी ब्लॉक के तत्व अंतरकाशीय यौगिक बना सकते हैं। बोल सकते हैं कि इस प्रकार के यौगिक डी ब्लॉक तत्व आसानी से बना लेते हैं। अब देखते हैं कारण समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और इसके हम एग्जाम्पल भी लिखेंगे यहाँ पर। तो यदि हम बात करें कि यहाँ पर जो डी ब्लॉक के तत्व होंगे वो अपने जालक के रूप में रहेंगे। यहाँ पर डी ब्लॉक के जो कोई भी हमने एक टुकड़ा लिया धातु का और उसमें काफ़ी सारे परमाणु मुझे यहाँ पर दिखाई देंगे, और धातु परमाणुओं के मध्य जो बंध बनेगा उसको बोलते हैं बच्चों हम कौन सा, धात्विक बंध बोलते हैं। और धात्विक बंध से ये धातु के परमाणु परस्पर जुड़े हुए हैं। ये सब क्या है, धात्विक बंध है यहाँ पर, और ये सब धातु के परमाणु हैं। इनके मध्य में बच्चों देखिए जब ये इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं तो इनके मध्य में हमें यहाँ पर रिक्त स्थान दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर हमें रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, इन रिक्त स्थान को हमने नाम दिया, क्या नाम दिया, इनको नाम दिया हमने अंतरकाशी। इसको बोला हमने रिक्त स्थान बोला, क्या बोला इसको बच्चों हमने, अंतरकाशी रिक्त स्थान कह दिया, रिक्त स्थान कहा। अब ये अंतरकाशी जो रिक्त स्थान है ये काफ़ी सफिशिएंट है। यहाँ पर अन्य छोटे मोटे जो तत्व होंगे जिनका साइज छोटा होगा वो परमाणु यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन, इनका क्या होता है, छोटे आकार के परमाणु इन रिक्त स्थानों में आ जाते हैं। यदि छोटे मोटे परमाणु इन रिक्त स्थान में आ जाते हैं तो बच्चों वहां पर अंतरकाशीय यौगिक का निर्माण होने लगता है। जैसे मान लें कि चलिए हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया हाइड्रोजन को, या हाइड्रोजन की जगह हमने नोट किया कार्बन को या नाइट्रोजन को, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो बनने वाला यौगिक होगा वो अब यहाँ पर एक नया यौगिक तैयार हो चुका है। तो इस प्रकार से जब धातुओं के मध्य जो छिद्र होते हैं, स्थान होते हैं, जिनमें छोटे मोटे परमाणु आ जाते हैं तो वहाँ पर अंतरकाशीय यौगिक बन जाते हैं, और इनको बच्चों हम क्या बोलते हैं, इनको यहाँ पर हम मिश्र धातु के नाम से भी जानते हैं। लेकिन मिश्र धातु से थोड़ा सा अलग होते हैं, इनमें थोड़े से बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होते हैं, ये होते हैं बच्चों कौन से, असमीकरणमिति वाले यौगिक होते हैं। मतलब इनमें वैलेंसी रूल अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पर कुछ परमाणु का कुछ पार्ट बंध बना पाता है, पूरा का पूरा बंध नहीं बना पाता है। जैसे मैं देखूँ एग्जाम्पल में, तो देखिए बच्चों जब यहाँ पर मैग्नीज का हम लेंगे, इस प्रकार का जालक लेंगे, तो मैग्नीज के जालक से 4 से मात्र एक हाइड्रोजन यहाँ पर बंधित हो पाएगा। ठीक है, कितना होगा, मात्र एक बंधित हो पाएगा। यदि हम बात करें यहाँ पर Fe3 परमाणु से मात्र एक का रेशो में मुझे मिलता है किसका, हाइड्रोजन का। तो ऐसे काफ़ी सारे अपने पास में यदि मैं देखूँ एक मीडियम के साथ में यदि मैं H को फंसाता हूँ इसमें बीच में, तो यहाँ पे क्या होगा, मीडियम के एक परमाणु के लिए जो हाइड्रोजन है उसकी मात्रा सिर्फ यहाँ पर कितने देखी गई है, 0.56 देखी गई है। मतलब पूरा का पूरा हाइड्रोजन से बंधित नहीं हो पाता है, ओनली 0.56 यहाँ पर मान ही हाइड्रोजन गैस से बंधित हो पाता है। तो बच्चे ये होते हैं अंतरकाशीय यौगिक। अभी इसके काफ़ी सारे गुण और बचे हुए हैं, तो यहाँ पर हम गुणों के बाद में इसकी यौगिक देखेंगे। पहले हम ए ब्लॉक के गुणों का भी अध्ययन करेंगे, फिर दोनों की यौगिक का अध्ययन करेंगे। इसके लिए बच्चों यहाँ पर हमने कोई क्वेश्चन बैंक नहीं बनाया है, क्योंकि अभी हमने इसको प्रारंभ में किया है, इसमें से ज़्यादा प्रश्न नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को जोड़कर हम यहाँ पर इसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। प्लीज़ इसके क्वेश्चन आप सर्च नहीं करें, यहाँ पर डी ब्लॉक ए ब्लॉक में लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 दोनों के साथ हमें आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।